दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के लेक्चर में हम वन्य समाज और उपनिवेशवाद वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वन्य समाज किसे कहते हैं, उपनिवेशवाद से हम क्या समझते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि जनजातियों और वनों के बीच में कैसे संबंध थे और उपनिवेशवाद के आने के बाद उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनके राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन को देखेंगे। जनजातियों के राजनीतिक जीवन उनका कैसा था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था और उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन से। तो वन्य समाज जो है वो कबीलों में बटा हुआ होता था, छोटे छोटे लोगों के समूह में बटा होता था। हर कबीले का एक अपना मुखिया होता था जिसका प्रमुख कार्य होता था कबीलों को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन धीरे धीरे ये जो मुखिया थे, इन्होंने धीरे धीरे कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और अपने लिए कई सारे विशेषाधिकार प्राप्त करने में इन्होंने सफलता हासिल की। इन कबीलों की अपनी शासन व्यवस्था होती थी जो कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी। इनकी जो शासन व्यवस्था थी किस सिद्धांत पर आधारित थी? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि केंद्रीय सत्ता जो है वो किसी एक जगह केंद्रित ना होकर के उसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों की ज़रूरत के अनुसार बेहतर और तेज निर्णय लिया जा सके। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा या फिर जो केंद्रीय सत्ता है वो एक जगह केंद्रित ना होकर के उसे विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं शक्ति का बंटवारा या सत्ता का विकेंद्रीकरण। इनके अपने राजस्व वसूली के प्रणाली थे जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। जैसे सिंहभूम वाले इलाके में जो राजस्व वसूली की प्रणाली प्रचलित थी उनको मानकी और मुंडा के नाम से जाना जाता था। मानकी और मुंडा। सिंहभूम उस टाइम पर बिहार में था, लेकिन आज की डेट में ये झारखंड का हिस्सा है। माझी और परगनैत जो राजस्व वसूली प्रणाली है ये संथाल परगना में प्रचलित था। और ये जो राजस्व वसूली प्रणाली है इसके संचालन कबीलों के मुखिया द्वारा किया जाता था और ये प्रणाली आज भी प्रचलन में है। इसका मतलब आज भी मानकी हो गया या मुंडा हो गया, माझी, परगनैत, ये जितने भी राजस्व वसूली प्रणाली थी ये आज भी प्रचलन में है। इनका आज भी प्रयोग में लाया जाता है इनको। तो ये हो गया इनका राजनैतिक जीवन। ये कबीलों में बटे हुए थे। कबीलों का मालिक जो होता था वो मुखिया होता था, जिसका प्रमुख कार्य कबीलों को सुरक्षा प्रदान करना होता था। ये मुखिया धीरे धीरे इन कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और इन्होंने अपने लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इन कबीलों की अपनी शासन व्यवस्था होती थी जो कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी। इनके अपने राजस्व प्रणाली की व्यवस्था थी। राजस्व वसूली प्रणाली इनकी अपनी थी, जिनको मानकी और मुंडा या फिर माझी और परगनैत के नाम से जाना जाता था। इसका राजस्व वसूली प्रणाली का जो संचालन था वो कबीलों के मुखिया द्वारा किया जाता था और ये प्रणाली जो है आज भी प्रचलन में लाई जाती है। आइए अब हम इसके सामाजिक जीवन को देखते हैं। तो इनका सामाजिक जीवन जो था वो ये लोग बहुत ही सीधे साधे और सरल प्रकृति के लोग थे। इनका जीवन जो है वो पूरी तरीके से जंगलों पर आश्रित था, निर्भर था। ये जंगलों से जो लकड़ी प्राप्त करते थे उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे और जानवरों के लिए जो चारा था वो भी इनको जंगलों से ही प्राप्त होता था। ये आमतौर पर अपने आप को समाज के बाकी लोगों से अपने आप को अलग रखते थे। ये लोग अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। अंग्रेज़ों द्वारा इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो इन्होंने इनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया।
अंग्रेज़ों ने कौन कौन से कार्य किए। सबसे पहले उन्होंने आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कबीले का जो मुखिया था उसको ज़मींदार का दर्जा दे दिया। दूसरा, ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। यानी मिशनरी कौन होते हैं? ईसाई मिशनरी कौन थे? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो लोगों को भेजा गया था उनको मिशनरी के नाम से जाना जाता था। उनका काम था यहाँ पर इन लोगों के बीच में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो उनका घुसपैठ यहाँ पर उनको बढ़ावा मिला। ईसाई मिशनरी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आने लगे और धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से जिनको भेजा गया था। जंगलों से इनके गहरे रिश्तों को भी तोड़ दिया गया। जैसा कि हमने देखा है पहले चैप्टर में कि इनका जनजातीय लोगों का जंगलों से काफ़ी घना गहरा रिश्ता था। इनका जीवन पूरी तरीके से जंगलों पर ही निर्भर था। तो अंग्रेज़ों के आने से इनका जो जंगलों के साथ रिश्ता था वो भी टूट गया, वो भी कमज़ोर हो गया। इनके शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए, जो कि इनका मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था। छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इन जनजातीय लोगों का शौक और मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करता था हिरण, तीतर और अन्य छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना, नाच गाना में भाग लेना। और इसके अतिरिक्त इनका एक प्रमुख त्यौहार था जिसको सरहुल के नाम से जाना जाता है, जो कि आज भी प्रचलन में है। ये त्यौहार आज भी मनाया जाता है। तो हमने इनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन को देखा। आइए अब हम इनके आर्थिक जीवन पर बात करते हैं। तो इनके आर्थिक जीवन का जो आधार है वो कृषि था। ये मुख्य रूप से कृषि कार्यों में संलग्न थे। इसके अलावा भी ये कई सारे उद्योग धंधों में लगे हुए थे, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे। ये कृषि के अतिरिक्त अन्य उद्योग धंधों जैसे कि हाथी के दांत हो गए, बांस हो गए, मसाले हो गए, रेशे, रबर के साथ साथ लाह तैयार करने का काम भी करते थे। ठीक है, तो आइए अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो इनके आर्थिक जीवन का आधार कृषि था और कृषि में भी एक विशेष प्रकार की विधि का प्रयोग करते थे जिनको झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। तो ये झूम की खेती क्या है, किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। तो इसको हम घुमंतु कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसके अनेक नाम हैं। इसको हम घुमंतु कृषि के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें एक जगह से दूसरे जगह पर घूम घूम कर खेती किया जाता है। इसमें सबसे पहले किसानों के द्वारा जो पेड़ पौधे वनस्पति को काट करके और उसे जलाया जाता है और वो जो जली हुई राख है उसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और भूमि को उपजाऊ बनाया जाता है। साफ़ की गई जो भूमि पर कुछ सालों तक खेती की जाती है और जब भूमि अनउपजाऊ होने लगती है तो उस जगह को परती छोड़ दिया जाता है और नए जंगल क्षेत्रों में यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसीलिए इसे घुमंतु कृषि भी कहा जाता है या फिर इसे हम स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका एक और नाम है कर्तन एवं दहन कृषि। दहन इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न, ठीक है। तो ये झूम की खेती के अनेक नाम है, कर्तन एवं दहन कृषि, घुमंतु कृषि, स्थानांतरण कृषि, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के ये कृषि को किया जाता है। तो ये जो झूम की खेती थी इसकी वजह से अंग्रेज़ों को लगान निश्चित करने और उनकी वसूली में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से अंग्रेज़ों ने झूम की खेती पर रोक लगा दी और अत्यधिक लगान और वसूली के कठोर तरीके अपनाए गए,
जिससे कि आदिवासियों में उनके प्रति आक्रोश की भावना जागृत हुई और उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने पहले ही देख चुके हैं कि ये लोग कृषि के अलावा भी और कई सारे उद्योग धंधों में लगे हुए थे, जैसे कि वे लोग हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबर के साथ साथ लाह तैयार करने का काम भी करते थे। लाह का प्रयोग चूड़ी बनाने में भी किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते अंग्रेज़ों ने जंगलों की कटाई शुरू कर दी। और ये कटाई किस वजह से इनको करना था, क्योंकि ये लोग रेलवे का विकास कर रहे थे और रेल की पटरी बनाने के लिए या रेल के डब्बे की सीट बनाने के लिए इन्होंने जंगलों की भारी मात्रा में कटाई शुरू कर दी, जिससे कि आदिवासियों का जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, जंगलों की कटाई का विरोध किया। 1865 में भारतीय वन अधिनियम को पारित किया गया। 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। भारतीय वन अधिनियम के तहत आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई और इसके अतिरिक्त इन्होंने राजस्व वसूली के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की। राजस्व वसूली के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू की। अब ये जमींदारी व्यवस्था क्या है? यह एक राजस्व वसूल करने की के लिए एक तरीका या व्यवस्था है, जिसमें जो जमींदारों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कर वसूलने की किसानों से। तो जमींदार को जमींदारी व्यवस्था में जो जमींदार होते थे उनको मीडिएटर बनाया गया, जमींदार को बिचौलिया बनाया गया। किसके और किसके बीच में? तो अंग्रेज और किसानों के बीच का के बीच बिचौलिए का काम करते थे। अंग्रेजों और किसानों के बीच बिचौलिए का काम करते थे। तो अंग्रेज़ों ने इनको जिम्मेदारी सौंपी थी कर वसूलने की, राजस्व वसूलने की। लेकिन ये ज़मींदार क्या करते थे? ये अपने मुनाफे के लिए अधिक से अधिक शोषण करना, इन्होंने किसान का अधिक से अधिक शोषण करना शुरू कर दिया अपने लाभ के लिए, जिस वजह से किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन पे दिन खराब होती चली गई। उनके आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को जातीय आधार पर संगठित किया। उन्होंने अपने आप को संथाल, कोल, मुंडा आदि के आधार पर, जातीय आधार पर अपने आप को संगठित किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ। और यही कारण है कि हमें आगे चल कर के अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सारे जनजातीय विद्रोह देखने को मिलेंगे। ये कौन से विद्रोह हैं? पहाड़िया विद्रोह, जैसे कि पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह आदि। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए आपको 2 प्रश्न मैं देता हूँ, जो कि जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला क्वेश्चन है कि झूम की खेती भारत के किस हिस्से में की जाती है? दूसरा, झूम की खेती के कोई और 3 नाम बताएं। इसका आंसर आप
कमेंट सेक्शन में दोगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।